वर्मा बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं और मेरे सबको हाथ जोड़ के गुड इवनिंग, नमस्कार, नमस्ते सब कुछ है। मैं जस्ट अभी घर पहुंची और मैंने अभी व्हाट्सएप चेक किया तो बहुत सारे मैसेजेस आए हुए थे जिसपे जो हरियाणा सरकार ने रिप्लाई फाइल किया है सीईटी केस में हाई कोर्ट में, उसकी रिटर्न स्टेटमेंट सबने भेज रखी थी। 15 पेजेस की रिटर्न स्टेटमेंट है और उसको जस्ट मैंने अभी पढ़ा है। सिविल रिट पिटीशन 24605 2022 की है, आशीष कुमार एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अनदर। इसमें हम पढ़ सकते हैं कि रिटर्न स्टेटमेंट फाइल किया डॉक्टर आदित्य दहिया, स्पेशल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट हरियाणा ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की तरफ से ये फाइल हुआ है। अब इसको यदि मैं पढ़ूं, क्योंकि सबसे पहले मैं यहाँ पे पढ़ रही थी कि लिख रखा था 15 गुना इज नॉट एनफ। किसने कहा है कि यहाँ आपको 15 गुना लेने के लिए कहा लिख रखा है? इस पूरे रिप्लाई में मुझे कहीं भी नहीं दिखा है कि 15 गुना कैंडिडेट्स लेने की बात की गई है। एक भी चीज इसमें चेंज नहीं की गई है। जो भी सीईटी में लिखा हुआ था ना कि हम 3 से 5 गुना लेंगे, सेम टू सेम इसमें लिख के दिया है और इसमें इन्होंने कारण बताए हैं कि ये क्यों नहीं चेंज कर सकते हैं और क्या क्या दिक्कतें हैं। और ये जो इन्होंने रिटर्न स्टेटमेंट दी है ना, पिटिशनर्स के एडवोकेट मुझे सुन रहे होंगे या पिटिशनर सुन रहे होंगे या फिर मैं डायरेक्ट भी बात कर लूंगी, तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे इनके इनहेरेंट मिस्टेक्स हैं। तो यदि आप, क्योंकि रिटर्न इन्होंने फाइल किया है रिप्लाई, तो आप रेबुटल फाइल करेंगे और रेबुटल में आप क्या फाइल करेंगे और आपके पास क्या 2 एजेस हैं इनके ऊपर, वो मैं आपको बताऊंगी। मामला बड़ा पेचीदा हो गया क्योंकि सरकार अपने स्टैंड पर खड़ी हो गई है, टस से मस नहीं होना चाहती है सरकार ये कह रही है कि हम तुम्हारी मानते नहीं है सीटी क्वालिफाई वाली बात। तो यहाँ पे सरकार बड़ा अजीब सा स्टैंड लिए बैठी है। 7.5 लाख लोग अपीयर होते हैं, 3.5 उसमें क्वालिफाई कर चुके हैं, ऑलरेडी 4 लाख लोग बाहर जा चुके हैं। तो यहाँ पर तो बड़ा ही एक लॉजिक सा बनता था कि 3.5 लाख लोगों को आगे बढ़ने दिया जाए, लेकिन सरकार इस स्टैंड पर नहीं आ रही है। सरकार कौन से स्टैंड पर खड़ी है, क्यों खड़ी है, वो सब मैं अब आपको बताने जा रही हूँ। एक पॉइंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पहला, दैट द पिटिशनर्स ने प्रे किया था, इसको मैं जल्दी आपको सम अप कर देती हूँ। पिटिशनर्स ने प्रे किया था कि सारे सीईटी क्वालिफाई कैंडिडेट्स को अलाउ कर दें नेक्स्ट जो भी सीईटी के लिए रिक्रूटमेंट होने वाली है उसमें, और ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए विदाउट एनी कंडीशन देयर ऑन, कि भाई कोई भी कंडीशन ना लगाई जाए 3, 4, 5 गुना वाली। जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई करते हैं जनरल कैटेगरी से, जो आपने 50% वाली कंडीशन लगाई है और रिजर्व से 40% वाली, यदि उस बार को क्रॉस करके जो भी कैंडिडेट पहुंचा है, कृपया करके आप हमें दूसरा एग्जाम लिखने दें। ये है पहले में, जिसको इन्होंने कुछ लिखा है वो मैटर नहीं करता है, इसलिए जो मैटर करता है वही पढ़ूंगी। ये लिखते हैं कि जो हमने सीईटी का नोटिस डाला था वो इस व्यू से डाला था टू सिक्योर एंड सस्टेन कॉन्फिडेंस इन पब्लिक इन जनरल एंड टू इंश्योर अनक्वेश्चनेबल ट्रस्टवर्दीनेस इन द पब्लिक रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन। हमने एक अनक्वेश्चनेबल ट्रस्टवर्दीनेस पैदा करनी थी, इसलिए हमने ये पब्लिक रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन में ये चीज डाली। एंड टू सिंप्लीफाई, और उसे आसान करने के लिए और स्टैंडर्डाइज करने के लिए एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस को, जो भी हम गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट ग्रुप सी और डी के लिए करते हैं, उसको एक स्टैंडर्डाइज करने के लिए और उसको आसान बनाने के लिए हमने ये प्रक्रिया अपनाई। प्रोविजंस अंडर चैलेंज, दैट इज कॉलिंग फॉर स्पेसिफिक नंबर ऑफ कैंडिडेट्स फॉर स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट माने कि दूसरे टेस्ट की बात कर रहे हैं, कि जो प्रोविजन अंडर चैलेंज है इस रिट पिटीशन में, जो कॉलिंग फॉर स्पेसिफिक नंबर की बाहर पिटिशनर बोल रहे हैं सबको बुला लो, ये कह रहे हैं 3 से 5 गुना बुला लो। ये फ्रेम किया गया है आफ्टर प्रॉपर एप्रिसिएशन ऑफ रेलेवेंट मटेरियल बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज। ये फ्रेम किया गया है पूरी छानबीन के बाद, सारे रेलेवेंट मटेरियल लेने के बाद, देखने के बाद हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज के द्वारा, और सेम ना तो डिस्क्रिमिनेटरी है ना ही राइट टू इक्वालिटी को वायलेट करता है, इनफैक्ट इक्वल अपॉर्चुनिटी को एनहांस करता है और रीजनेबल है, और ये सेम इज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड। ये कह रहे हैं। अब ये कह रहे हैं, यहां पर मैं रिबटल के लिए फर्स्ट पॉइंट देती हूं। इन्होंने कहा है कि आफ्टर प्रॉपर एप्रिसिएशन ऑफ रेलेवेंट मटेरियल, आस्क फॉर व्हाट रेलेवेंट मटेरियल हैव दे कंसर्न्ड। ओके, पिटिशनर्स एंड देयर एडवोकेट प्लीज आस्क कि कौन से रेलेवेंट मटेरियल को इन्होंने कंसल्ट किया है, एंड देन गिव एग्जांपल कि यूपी में क्या होता है, राजस्थान में क्या होता है, सेंटर के एग्जामिनेशंस में क्या होता है, स्टेट बैंक वगैरह किसी के भी एग्जामिनेशंस में क्या क्या होता है। आप अपनी तरफ से वो कॉन्स्टिट्यूशनल रेलेवेंट मटेरियल डालेंगे। ये प्लीज ध्यान रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको डालनी पड़ेगी। तीसरा,
ये लिखते हैं द ऑब्जेक्ट ऑफ सीईटी ग्रुप सी इज टू शॉर्ट लिस्ट, जो सीईटी का पर्पज है वो शॉर्ट लिस्ट करना है एक स्पेसिफाइड नंबर, लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु अपीयर फॉर स्किल टेस्ट। शॉर्ट लिस्ट करना है मतलब बहुत सारे लोगों में से कम लोगों को शॉर्ट लिस्ट करके निकालना ही इसका ऑब्जेक्टिव है, ध्येय है। और यदि ज्यादा कैंडिडेट्स, इफ मोर कैंडिडेट्स आर कॉल्ड बाय डिक्लेयरिंग देयर रिजल्ट इन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन द ऑब्जेक्ट ऑफ पॉलिसी वुड बी फ्रस्ट्रेटेड। और यदि हम ज्यादा कैंडिडेट को ले लेते हैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन से तो उनका जो ऑब्जेक्टिव है पॉलिसी का वो खत्म हो जाएगा। फिर ये एग्जाम्पल देते हैं सिविल अपील नंबर 6103 1994 का एमपी पब्लिक सर्विस कमीशन वर्सेस नवनीत कुमार पोटदार एंड अनदर, जिसकी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था 19 सितंबर 1994 को। उसमें ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया था शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट ऑन रैशनल बेसिस, कि भाई आप किसी भी रैशनल बेसिस से, रीजनेबल बेसिस पे आप बहुत सारे नंबर्स में से एक छोटा नंबर निकाल के उनको शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं। और ये मतलब आगे इसको छोड़ती हूं मैं, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट। सिविल अपील नंबर 1710 को फिर ये डिस्कस करते हैं। 1990 में ये हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ एपी वर्सेस पी दिलीप कुमार एंड अनदर। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इट इज ऑलवेज ओपन टू रिक्रूटिंग एजेंसी, यह रिक्रूटिंग एजेंसी के लिए हमेशा खुला है कि वो स्क्रीन करे कैंडिडेट्स को ड्यू फॉर कंसिडरेशन के लिए एट द थ्रेशोल्ड ऑफ द प्रोसेस बाय सिलेक्शन ऑफ प्रिस्क्राइबिंग हायर एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन वालों के लिए। मतलब इन्होंने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ऐसी जजमेंट दे रखी है जहां उन्होंने कहा है कि रिक्रूटिंग एजेंसी शॉर्टलिस्ट कर सकती है, स्क्रीनिंग कर सकती है। हम यहाँ पे सारे के सारे एग्री करते हैं। मुझे लगता है हरियाणा के सारे बच्चे भी एग्री कर रहे होंगे इस चीज से, पिटिशनर्स भी एग्री कर रहे होंगे, एडवोकेट एग्री कर रहे होंगे, सब कुछ एग्री कर रहा है। जो बीच में आपने एक पॉइंट डालना है वो मैंने आपको बता दिया। अब हम चलते हैं चौथे पॉइंट पे, दैट इट इज ऑल। अब यहाँ पे नया पॉइंट आता है, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी दैट इट इज ऑल्सो सबमिटेड दैट द प्रोविजन अंडर चैलेंज इज बीइंग फॉलोड बाय यूपीएससी इन रिस्पेक्ट ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। गलत, ये लाइन है गलत। ये जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में ऐसा नहीं फॉलो करते हैं। जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में वो क्या फॉलो करते हैं वो मैं यहाँ पे बताऊंगी, और वो बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट होने वाला है रेबटल के लिए। इन्होंने कहा है कि जो प्रोविजन अंडर चैलेंज है, जिसको पिटिशनर्स ने चैलेंज किया, जिस प्रोविजन को, प्रोविजन अंडर चैलेंज क्या है कि सबको अलाउ कर दो जिन्होंने भी पास किया है। मतलब ये मान के चल रहे हैं कि जो सीईटी का पहला एग्जामिनेशन है वो प्रिलिमिनरी है, जो दूसरा एग्जामिनेशन है वो मेंस है। तो यहाँ पे अपनी कथनी में ही फंस जाते हैं। कैसे? नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एडमिटेड टू सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन बाय यूपीएससी इज अबाउट 12 to 13 times द टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज टू बी फिल्ड इन दैट ईयर थ्रू द एग्जामिनेशन। आप कह रहे हैं कि यूपीएससी जो आईएएस कंडक्ट करवाता है उसमें 12 से 13 गुना लिए जाते हैं पोस्ट के मेंस में, तो आप तो 4 गुना ले रहे हैं केवल। आप तो 12 से 13 गुना भी नहीं ले रहे हैं, और आप उसे प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन बोल रहे हैं। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मिस्टर आदित्य दहिया जी जिन्होंने ये रिटन सबमिशन दिया है, हरियाणा सरकार रिस्पोंडेंट, 3 रिस्पोंडेंट है ना, आई एम श्योर 3 रिस्पोंडेंट कौन कौन से होंगे? हरियाणा सरकार, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, दूसरा होगा HSSC, तीसरा होगा आपका ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। तो तीनों रिस्पोंडेंट्स को मैं बड़े रिस्पेक्टफुली ये बताना चाहती हूँ कि जो आईएएस में होता है उसमें जो पहला एग्जामिनेशन प्रिलिमिनरी क्रॉस करके आते हैं ना बच्चे, जो सिलेक्ट किए जाते हैं 12 से 13 गुना बच्चे, उन सभी को मेंस में बैठने का मौका दिया जाता है। लेकिन आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आप यदि इसको प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन मान रहे हैं पहली वाली स्टेज को, तो आप दूसरी स्टेज में सभी को बैठने का मौका नहीं दे रहे हैं। आई एम सॉरी, आपने जितने पास किए हैं वो 12 से 13 गुना पास नहीं किया, आप ऑलरेडी पहले से ही 12 से 13 गुना पास कर लेते हैं। यदि आपने उसको प्रिलिमिनरी बोलना था, दूसरी स्टेज को मेंस बोलना था, फिर मेंस में सबको अलाउ कर देते। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? जितने पास है उसका पोस्ट का 4 गुना उसमें से उठाएंगे। और आगे मैं बताऊंगी ये क्या करने वाले हैं। ये पोस्ट के हिसाब से, मान लीजिए टेक्निकल की कोई पोस्ट निकली, उसकी 4 गुना उठा लिए, ऐसे उठा लिए, तो टेक्निकल के अलग अलग उठेंगे। जैसे एलएम का है उसका अलग एग्जाम होगा, जेई का है उसका अलग होगा। वो तो किसी ने स्किल ले रखा होगा उसका, उसी को ही ढूंढ के एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाएंगे ना। लेकिन जहां कॉमन एलिजिबिलिटी आ जाएगी, जैसे ग्रेजुएशन ही एलिजिबिलिटी है, मान लीजिए ग्राम सचिव का एग्जाम है, उसमें भी आप 4 गुना ही ले रहे हैं। आपने कोई प्रिलिमिनरी और मेंस तो मान नहीं रखा है इसे। तो ये इनका यहाँ पे सरासर गलत है, और ये रेबटल का बहुत अच्छा पॉइंट बनता है। पिटिशनर्स एंड पिटिशनर्स के एडवोकेट ये ध्यान रखें प्लीज। आप यूपीएससी का सारा जो प्रोसीजर ऑफ एग्जामिनेशन है वो निकाल लें। प्रिलिमिनरी और मेंस में क्या डिफरेंस होता है ये इनको बता दें, क्योंकि इन्होंने गलत लिखा हुआ है। मिनिमम
qualifying marks as specified in the notification advertisement are minimum marks. अच्छा, इसको चलते हैं, ये हो गया। इसके बाद 5वां, that the relevant clause of the policy 2022 are being reproduced below. अब जो इन्होंने ये सीईटी का एग्जामिनेशन और ग्रुप सी की जो पॉलिसी बनाई थी ना, वो सारी इसके अंदर डिस्कस की हुई है कि भाई जो एप्लीकेबल है ग्रुप सी के लिए वो अप्लाई करेंगे, कमीशन एडवर्टीजमेंट इशू करेगा, फलाना फलाना, ये सब कुछ ये मैं आपको नहीं दोबारा से बता रही हूँ। ये सारा का सारा इन्होंने ये लिखा है कि जनरल को 50 नंबर चाहिए, बाकी रिजर्व कैटेगरीज को 40 नंबर चाहिए, एक्सक्लूडिंग सोशियो इकोनॉमिक मार्क्स, ये सारा चीज है इसके अंदर। उसके बाद हम चलते हैं सीधा पॉइंट नंबर 9 के ऊपर, जहां प्रोसेस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप सी पोस्ट इन्होंने दिया है, उसको दोबारा यहाँ रिप्रोड्यूस किया गया है। रिप्रोड्यूस का मतलब यहाँ दोबारा लिखा गया है कि कैसे कैसे सिलेक्ट करेंगे ग्रुप सी में, और यहाँ पे साफ साफ मेंशन्ड है, जो मैं दोबारा पढ़ रही हूँ, इसमें यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट्स इक्वल टू 5 टाइम्स द नंबर ऑफ पोस्ट एडवर्टाइज इफ द नंबर लेस देन 30। यदि पोस्ट का नंबर 30 से कम है तो कैंडिडेट्स 5 गुना कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे। यदि 150 कैंडिडेट्स इफ द नंबर इज बिटवीन 30 एंड 40, यदि 30 से 40 के बीच में है नंबर तो 150 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। यदि 40 से ज्यादा है तो 4 टाइम्स कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे। ये दोबारा इसे लिख रहे हैं, पता नहीं क्यों कितने सारे अभ्यर्थी मुझे लिख रहे हैं कि 15 गुना 15 गुना 15 गुना इन्होंने नहीं लिखा है कहीं पे भी। आई एम सॉरी, आपको जिसने बताया वो गलत इंफॉर्मेशन है। इसके बाद इन्होंने कहा है कि यदि लास्ट कैंडिडेट के बहुत सारे कैंडिडेट्स के सेम अंक बनते हैं तो उन सभी कैंडिडेट्स को ले लेंगे, फलाना फलाना। तो ये सब हम जानते हैं, ये हम सब पहले सीईटी वाले में पढ़ चुके हैं, कर चुके हैं इसको। अब हम आते हैं इनके नेक्स्ट पॉइंट पे। पॉइंट नंबर 6 इन्होंने लिखा आर्टिकल 16 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 16 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कि भाई सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए सिटीजन्स को इन मैटर्स रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट इन पब्लिक सेक्टर। हम इस चीज से बिल्कुल अग्री करते हैं। आर्टिकल 16(1) कहता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए सिटीजन्स को इन मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट इन एनी ऑफिस ऑफ स्टेट वगैरह। द स्टेट इज फ्री टू ले डाउन, हाँ, स्टेट इज फ्री टू ले डाउन द रिक्विजिट क्वालिफिकेशंस फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ द एम्प्लॉइज ऑफ द गवर्नमेंट सर्विसेज। बिल्कुल सही बात है, स्टेट फ्री है, आप ले डाउन कर सकते हो कोई भी रिक्विजिट क्वालिफिकेशंस वगैरह एम्प्लॉयमेंट वगैरह की। फिर इसके बाद इसमें क्या लिखा है? गवर्नमेंट शॉर्टलिस्ट कर सकती है, सिलेक्ट कर सकती है एप्लीकेंट को ऑन द बेसिस ऑफ एनी रैशनल प्रोसीजर और क्राइटेरिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, उनकी मर्जी से। ठीक है, हम इस चीज को सबको मानते हैं। हम यही तो आपको कह रहे हैं कि आपने जो क्राइटेरिया ले डाउन किया है उसको एग्जामिनेशन होने से पहले चैलेंज किया जा चुका है, और आपने अपने खुद के शायद क्लॉज नंबर 16 है वहां लिखा है राइट टू अमेंड। आपने खुद लिख रखा है कि हम इस क्राइटेरिया को एट लेटर स्टेजेस अमेंड कर सकते हैं। तो हमने आपको एक लीगल पॉइंट बताया था जहां पे आप यदि चाहते तो उसे चेंज कर सकते थे, उसे बदल सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया। एनी हाउ 16(2) में आप लिखते हैं कि कोई ग्राउंड ऑन विच सिटीजन इन ग्राउंड्स पे, जैसे कि रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, बर्थ प्लेस, रेजिडेंस, किसी भी उस पे हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं, और ये सच है नहीं करते हैं आप। ये हम भी नहीं कह रहे हैं कि आप करते हैं, ये पता नहीं आपने क्यों डाल दिया इसके अंदर, बट ठीक है। इसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज रिसेंटली हेल्ड इन सिविल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सिविल अपील नंबर 1422/2022 सत्यदेव भागौर एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान एंड अदर्स में लिखा था that it is tried that the courts would be slow in interfering in the policy matters। कोर्ट बड़ी स्लो हो जाते हैं पॉलिसी। ये देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि सीईटी का जो डिसीजन है ना वो एक पॉलिसी मैटर है, और पॉलिसी मैटर्स में ज्यादातर कोर्ट्स इंटरफेयर नहीं करती हैं। यहाँ पे इन्होंने भी लिखा है कि पॉलिसी मैटर्स में कोर्ट्स बड़ी स्लो हो जाती हैं अनलेस द पॉलिसी इज फाउंड टू पैल्पेबली डिस्क्रिमिनेटरी एंड आर्बिट्ररी। कि भाई यहाँ पे पॉलिसी मतलब देखने से ही ऐसा ना लग रहा हो कि आर्बिट्ररी हो, अदरवाइज अदर केसेस में बड़ी स्लो हो जाती है। और दिस कोर्ट वुड नॉट इंटरफेयर विद द पॉलिसी डिसीजन, यह कोर्ट पॉलिसी डिसीजन में इंटरफेयर नहीं करेगी when a state is in position to point out that it is intelligible differential in application of policy and that such intelligible differential has an access with the object sought to be achieved।
इन्होंने ये कहा कि हमारी पॉलिसी बड़ी बढ़िया है, जबरदस्त है, हमने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया है, हम राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट को सस्टेन कर रहे हैं, हम किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहे हैं, हमने बहुत जबरदस्त सीईटी का ये चीज बनाई है और हमारे इस मैटर में कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकती है, ये स्टेट लिख रहा है। ठीक है, इसका ये मतलब हुआ मोटे मोटे तौर पे मैं आपको बता रही हूँ। और फिर इसके बाद एक और ये जजमेंट करते हैं, 3 जज बेंच ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, शेर सिंह एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स में ऑब्जर्व किया था कि एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कोर्ट्स वुड बी स्लो इन इंटरफेयरिंग द मैटर्स ऑफ, जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज होती है उसमें बड़ी स्लो होती हैं, जहां कोई अनफेयर, मेलाफाइड और कॉन्ट्रेरी टू स्टैट्यूटरी डायरेक्शंस कोई चीज नहीं है, तो इसलिए हमारे इसमें कोई ऐसा है नहीं और आप बड़े स्लो हो जाओगे, आप इसलिए इंटरफेयर ना करें। सीधा सीधा इन्होंने कोर्ट को ये कहा है। इन्होंने कहा है कि दैट देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन इन द पॉलिसी, कोई हमारी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है पॉलिसीज में, सभी कैंडिडेट्स ने पास किया है सेम एग्जामिनेशन, सीईटी एग्जाम, और स्किल टेस्ट और रिटन टेस्ट आर जस्ट लाइक प्रिलिमिनरी, स्किल टेस्ट और रिटन टेस्ट आर जस्ट लाइक प्रिलिमिनरी ना ये लिखते हैं, जो कि नहीं है प्रिलिमिनरी की तरह। यदि ये एडवोकेट ढंग से लिखेंगे पिटिशनर्स के तो यहाँ पर वो इनको घेर सकते हैं। और मेंस एग्जाम टू सेपरेट द ग्रेन फ्रॉम द शैफ, अब यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि जो हमारा जो एग्जामिनेशन प्रोसेस है ना वो प्रिलिमिनरी और मेंस एग्जामिनेशन जैसा ही है, जैसे गेहूं को उसके भूसे या उसकी तूड़ी से अलग करने जैसा ये प्रोसेस है। तो हमने जो क्रीम है उसे निकाल लिया है और बाकी को छोड़ दिया है, मतलब कि जिनके 50%, 40% से कम अंक है, जो क्वालिफाई नहीं हुए वो रह गए हैं। In the CET exam, the candidate has to obtain minimum qualifying marks and after that CET एग्जाम में एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको अटेन करने हैं 50-40 जो हम बात कर ही रहे थे। उसके बाद क्लॉज 9(1) के हिसाब से, क्लॉज 9(1) आई एम श्योर वो होगा 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना वाला, कि हम ऑप्शंस इनवाइट करेंगे एलिजिबल कैंडिडेट्स पे बेस्ड ऑन द मेरिट लिस्ट ऑफ द सीईटी स्कोर। अब सीईटी स्कोर क्या होगा, आपके जो अंक सीईटी में आए हैं जमा सोशियो इकोनॉमिक के मार्क्स, और मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी, वो रैंक। तो मान लीजिए इन्होंने कहा है कि हम सारे एलिजिबल कैंडिडेट से हम ये मांगेंगे, एप्लीकेशंस इनवाइट करेंगे जो भी मेरिट लिस्ट में आएंगे। मेरिट लिस्ट में मान लीजिए 30 ही वो हैं, क्या कहते हैं उसे, 30 से 40 के बीच में कोई पोस्ट निकली है किसी टेक्निकल, मान लीजिए, तो 150 लोगों को इनवाइट करेंगे। मेरिट लिस्ट के हिसाब से 150 जो टॉप के होंगे उन्हें बुला लेंगे। यदि कोई उनमें से अनविलिंगनेस शो करता है कि भाई मैं नहीं अपीयर करना चाहता हूं, तो 151 वाले को बुला लेंगे, 152 वाले को बुला लेंगे, 10 लोग मुकर गए तो 160 तक चले जाएंगे, ऐसे दिलवाएंगे पेपर 150 लोगों से ही। तो इन्होंने कहीं नहीं कहा है कि 15 गुना कर रहे हैं। ठीक है, अकॉर्डिंगली द कैंडिडेट्स आर कॉल्ड फॉर स्किल और रिटन टेस्ट बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ पोस्ट एडवर्टाइज, हम ये कवर कर चुके हैं। सीट 1 सिंगल प्लेटफॉर्म दिया गया है सबको, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स अटेन करने थे, कट ऑफ मार्क्स से अलग हैं। चलिए आगे जाते हैं। दैट फॉर प्रॉपर एप्रिसिएशन एंड टू मेक द स्कीम वर्केबल क्लॉज 9 ऑफ द पॉलिसी कैन नॉट बी टेकन रेड इन आइसोलेशन। जो 9 की इनका क्लॉज है ना वो अलग से नहीं पढ़ सकते हैं। राइट्स ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स हैव बीन सेफगार्डेड बाय अलाउइंग देम टू अपीयर टाइम एंड अगेन। अब ये ना देखो बातों में उलझाने की कोशिश कर रहे हैं और इन्हीं बातों में ना ये कोर्ट को उलझा देंगे। यही सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि ये ऐसे उलझा देते हैं चीजें, ये ढंग से डायरेक्टली बताते ही नहीं है। ये कह रहे हैं कि जो क्लॉज 9 है ना, जहां पे 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना लिखा हुआ है, उसे अलग से न पढ़े कोर्ट, उसे इस चीज के साथ पढ़े कि सब कैंडिडेट्स के राइट हमने सेफगार्ड किए हैं और हम उन्हें आगे हर एक टाइम अपीयर होने का मौका दे तो रहे हैं। बार बार वो सीईटी में अपीयर हो सकते हैं, अपना स्कोर रिवाइज कर सकते हैं। सीईटी का स्कोर एक बार यदि आप लेते हैं वो 3 साल के लिए वैलिड रहेगा। आप अगले सीईटी में अपीयर होते हैं तो आप और अच्छा स्कोर लेके आ सकते हैं जो आगे और 3 साल के लिए वैलिड रहेगा। इनसे कोई पूछने वाला हो तुमसे एक सीईटी तो 4 साल में हुआ है, तुम अगला सीईटी कब लोगे? 6 महीने बाद ग्रुप सी के लिए। कब करे बच्चा रिवाइज अपने स्कोर? नहीं कर सकता ना रिवाइज। तो ये सब इसके अंदर लिखा हुआ है कि भाई ग्रुप सी के लिए सीईटी आपको अगेन हम मौका दे रहे हैं स्कोर रिवाइज करने का, आप टॉप आ सकते हैं, आप फलाना कर सकते हैं, इसलिए क्लॉज 9 को आप अलग से ना पढ़ें। लेकिन हाई कोर्ट थोड़े जानता है कि हमारी जो सरकार है उसने दोबारा सीईटी लेना ही नहीं है, बस का ही नहीं है, ग्रुप सी का दोबारा सीईटी हो ही नहीं सकता है। ये एक सीईटी बड़ी मुश्किल से हुआ। तो इसमें ये सब कुछ लिखा है दैट द कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट
हरियाणा फॉर ग्रुप्स हैज बीन 5 नवंबर 2022 को 6 नवंबर को मॉर्निंग और इवनिंग सेशन में हो गया। रिजल्ट ऑफ सेम इज अवेटिंग टू बी डिक्लेयर्ड। रिजल्ट इसका खैर दे दिया। इन दिस स्टेट ऑफ अफेयर्स एग्जामिनेशन प्रोसेस वंस ऑलमोस्ट कंक्लूडेड, जब एग्जामिनेशन प्रोसेस एक बार ऑलमोस्ट कंक्लूड हो चुकी है, पॉलिसी हम बदल नहीं सकते हैं। ये है हरियाणा सरकार का स्टैंड। ये कह रहे हैं कि हम पॉलिसी नहीं बदल सकते हैं। और फिर उसके बाद ये सिविल अपील नंबर ये आज जो ये लिख रहे हैं ना, ये इतने सारी चीजों में इन्होंने खुद अप्लाई नहीं की है। और मैं एग्जाम्पल दे सकती हूँ उनके कि कहाँ इन्होंने अप्लाई नहीं किया है। सिविल अपील नंबर 4255/58 ऑफ 2014, 2 अप्रैल 2014 सुप्रीम कोर्ट की के मंजूश्री वर्सेस स्टेट ऑफ एपी 2008 3 SCC 512 वेयर इन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जहां कहता है सिलेक्शन क्राइटेरिया हैज टू बी अडॉप्टेड एंड डिक्लेयर्ड एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस, कि सिलेक्शन क्राइटेरिया अडॉप्ट और डिक्लेयर आपको रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू होने से पहले ही करना पड़ेगा। हरियाणा सरकार, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, ये सिलेक्शन क्राइटेरिया असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन में क्यों नहीं डिक्लेयर किया था? क्यों नहीं आपने बताया था ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू होने से पहले? असिस्टेंट प्रोफेसर में तो आपने जाके 1.5-2 साल बाद बताया है कि ये सिलेक्शन क्राइटेरिया आपने अडॉप्ट किया। नायब तहसीलदार में क्यों नहीं बताया आपने कौन सा सिलेक्शन क्राइटेरिया अडॉप्ट किया? उसमें तो आपका रिप्लाई कुछ और ही था। उसमें तो आपने रिप्लाई कर रखा था कि सिलेक्शन क्राइटेरिया हम नहीं बता सकते हैं क्योंकि फिर बच्चे मैनिपुलेट कर लेंगे चीजें। पहले से यदि सिलेक्शन क्राइटेरिया पता चल गया तो उसमें मैनिपुलेशन करके अनफेयर मींस से सिलेक्शन ले सकते हैं, इसलिए हम सिलेक्शन क्राइटेरिया नहीं बता रहे हैं। मतलब आप अपने हिसाब से जहां पर आपको ठीक लगता है आप वो वाली कोर्ट की जजमेंट लाते हैं और चेप देते हैं। और यहां पर मैं पिटिशनर्स के एडवोकेट से और पिटिशनर से कहना चाहूंगी कि इनके इस क्लॉज को चैलेंज करें। मैं आपको दूंगी कि नायब तहसीलदार में इन्होंने क्या लिख के दिया था और असिस्टेंट प्रोफेसर में इन्होंने क्या लिख के दिया था। वो दोनों की दोनों मैं इनके रिप्लाई ना हरियाणा स्टेट के रिप्लाई मैं आपको दूंगी। आप मुझसे कांटेक्ट जरूर करें, मैं भेजूंगी वो आपके पास, ठीक? The rules of the game cannot be changed after the game is over. The competent authority, if the statutory rules do not restrain, is fully competent to prescribe the minimum qualifying marks. Rules of the game cannot be changed. PGT सिस्टम में क्यों चेंज करे थे? फिर क्यों किए थे? क्यों उन बेचारों की 8 साल तक भर्ती लटका के रखी और अभी भी उनके सिर पे तलवार लटकी हुई है, ज्वाइनिंग नहीं दे रहे हो? रूल्स ऑफ द गेम कैन नॉट बी चेंज्ड। टीजीटी इंग्लिश के क्यों चेंज किया था? फिर उनकी भर्ती 7 साल तक लटका के रखी। रूल्स ऑफ द गेम कैन नॉट बी चेंज। आरोही वालों को क्यों उनकी भर्ती रद्द कर दी? कैसे फिर उनके बीच में घुसा दिए कि फाइनेंशियल कुछ हो गया, ये हो गया, फलाना हो गया। रूल्स ऑफ द गेम कैन नॉट बी चेंज्ड। जेएलए की क्यों रद्द करी? जूनियर लेक्चरर असिस्टेंट की भर्ती। आप ये सब डालिए ना, पिटिशनर्स के एडवोकेट आप ये सब डालेंगे। बलजीत दांडिया बोल रहे हैं हरियाणा पुलिस में भी चेंज किया प्रोसेस। एग्जैक्टली हरियाणा पुलिस का भी डालिए कि तुम तो चेंज कर रहे हो भाई। रूल्स ऑफ द गेम कैन नॉट बी चेंज्ड। तुम तो अपनी मर्जी से जहां तुम्हें लगता है ये वाली भर्ती रद्द कर देते हैं किसी भी तरीके से, रूल्स ऑफ द गेम ही चेंज कर देते हो। फिर वो जो रूल्स ऑफ द गेम तुम्हारे चेंज होते हैं तो दूसरा पक्ष आता है जिसके पक्ष में वो रूल्स ऑफ द गेम चेंज होते हैं। फिर वो पक्ष जो ओरिजिनल पक्ष होता है उस भर्ती में, उस पक्ष से जाके लड़ता है कोर्ट में। क्यों? बेरोजगारी इतनी है, बच्चे क्या करें? बड़ी मुश्किल से रूल ऑफ द गेम चेंज होकर नए बंदे को मौका मिला है तो वो नए लोग क्यों नहीं कोर्ट में खड़े होंगे कि हमें मिलनी चाहिए? बेरोजगारी इतनी बढ़ा दी कि हर एक जगह हर एक भर्ती में लड़ाई करवा रहे हो आपस में। वो रूल्स ऑफ द गेम जो चेंज करते हैं ना, फिर वो आपस में वर्सेस होकर लड़ते रहते हैं। वो अपनी मर्जी से लड़ाइयां करवाते हो ना। भर्ती तो कोई भी पूरी नहीं करनी है, तो इसमें ये कर तो रहे हो। रूल का मिसयूज हो रहा है। रूल्स को अपनी सुविधा के अनुसार उठाते हैं, जहां दिल करता है वहां चेप देते हैं, लगा देते हैं। और यहां पर पिटिशनर्स यदि इंटेलिजेंट रहे, पिटिशनर्स यदि, क्योंकि ये सरकार नहीं टस से मस हो रही है, नहीं हिल रही है और यहां सिर्फ एक लीगल रास्ता ही दिख रहा है मुझे। बाहर तो चलो करेंगे कोशिश, लगेंगे सारे लगेंगे, बहुत सारे लोग लग रहे हैं। लीगली साउंड चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। लीगली यहाँ कागजों में साउंड चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। कागजों में मैंने आपको बताई है कहाँ पे आप इन्हें पकड़ रहे हैं, यहाँ पे कहाँ पे रेबिटल ढंग से फाइल हो सकता है, कहाँ पे आप इन्हें झूठा प्रूव कर सकते हैं। आप इन्हें प्रूव कर सकते हैं कि आपकी जो पॉलिसी है वो आर्बिट्ररी है, वो यस डिस्क्रिमिनेट कर रही है,
कैसे कर रही है वो सारी सारी चीजें डाल सकते हैं, और आप इनके ऊपर मेलाफाइड इंटेंशन का भी आरोप लगा सकते हैं सीधे सीधे कि इनका जब मन करता है ये जो रूल्स ऑफ द गेम कैन नॉट बी चेंज्ड वाला वो आप डाल सकते हैं कि कहाँ कहाँ इन्होंने चेंज किए हैं। प्लस इन्होंने लिखा है ना, सिलेक्शन क्राइटेरिया हैज टू बी अडॉप्टेड एंड डिक्लेयर्ड एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो यहाँ पर इनका बहुत प्यारा रिप्लाई है हरियाणा सरकार का कि हम सिलेक्शन क्राइटेरिया नहीं बता सकते, हाँ हमने बता दिया तो मेलाफाइड का वो कर लेंगे बच्चे, खुद से कुछ अपना सिलेक्शन कहीं से ले आएंगे, कहीं से करप्शन करके कुछ ना कुछ कर लेंगे। तो वो जो नायब तहसीलदार में और असिस्टेंट प्रोफेसर में इन्होंने बकवास पेली है ना, वो बकवास मैं आपको दे सकती हूँ, तो वो आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। वो सारा काम मेरा है, मैं करके दूंगी, मेरे से मांग लेना, जरूर मांगना मत भूलना, ठीक है। दैट द आंसरिंग रिस्पोंडेंट इज फाइलिंग दिस शॉर्ट रिप्लाई एट दिस स्टेज। हम ये शॉर्ट रिप्लाई फाइल कर रहे हैं इस स्टेज के ऊपर एंड क्रेव्स द इंडल्जेंस ऑफ हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट की इंडल्जेंस के लिए मरे जा रहे हैं, क्रेव कर रहे हैं कि अलाउ करें एक डिटेल्ड रिप्लाई एट अ लेटर स्टेज इफ नीडेड, और दिस ऑनरेबल कोर्ट्स डायरेक्ट्स फॉर द सेम इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस एंड to decide the matter in question. In view of the submissions made above, it is respectfully prayed that the writ petition may kindly be dismissed being devoid of merits. कहते हैं कि रिट पिटिशन जो फाइल किए पिटिशनर्स ने उसको डिसमिस कर दो, दैट इज डिवॉइड ऑफ मैरिट्स। तो ये सब है 18/1/2023 को फाइल हुई है। डॉक्टर आदित्य दहिया, स्पेशल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, इनके सिग्नेचर्स हैं, और ये सारी थी ये पूरा रिप्लाई। तो इस रिप्लाई में आप जो भी 15 गुना कह रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं, मैंने कहीं पे भी पढ़ा है, तो ये आप अपनी वो ठीक करें। बाकी किसी का कोई भी सवाल हो मैं उसे ले लेती हूँ, और मैं आपको ये चीज बताना चाह रही हूँ ना कि आपने गेहूं से उसका जो तूड़ी अलग कर दी, तो गेहूं से तूड़ी ऑलरेडी अलग हो चुकी थी। 3.5 लाख बच्चे ही क्वालिफाई किए हैं, यदि आपकी भाषा में बात करूं तो 3.5 लाख क्वालिफाई किए हैं ना अभ्यर्थी। यदि आप इनमें से भी, क्योंकि आप ना 2019 से 2022-23 आ गया है, आपने सारी भर्तियां रद्द करी हैं पीछे, सारी सीईटी का नाम ले लेके, एक भी भर्ती नहीं आपने छोड़ी, सारी सिरे से सारी आपने रद्द करी। तो आपने जो सारी भर्तियां रद्द करी, आपने एक आस दी इन सब अभ्यर्थियों को कि हाँ तुम सबको मौका मिलेगा। बीच में ओवर एज हुए हैं अभ्यर्थी, आगे ओवर एज हो जाएंगे, बहुत सारी चीजें आपके हाथ में इतनी सारी चीजें, और लीगल भी आपके पास इतने सारे एंगल थे। प्लस संपूर्ण हरियाणा का यूथ ये चाहता है कि आप ऐसा करें। मैं भी ये नहीं कहती कि आप इलीगल कोई मेजर उठा के ये चीज करें कि आगे जिनको भी नौकरी मिलती है उनके लिए प्रॉब्लम हो। लीगल प्रोविजंस भी आपको बताए, आप जो इसमें डाल सकते थे, आप सबको अलाउ कर सकते थे, आप सबको मौका दे सकते थे एग्जाम में बैठने का, लेकिन आपने वो नहीं किया। आपका जो ये एडमेंट स्टैंड है ना, एडमेंट आपका जो एक जिद्दी पने वाली जो चीज नजर आ रही है यहाँ पे, एक जिद में अड़के बैठ गए कि नहीं 3 से 5 गुणाई नहीं 4 गुणाई लूंगा मैं, तो वो बेहद गलत स्टैंड है। बहुत कम अभ्यर्थियों ने पास किया है सीईटी, इनके पास नहीं है आगे अब मौका। बहुत सारे अभ्यर्थी ओवर एज हो जाएंगे, और आप भी जानते हैं कि आप ग्रुप सी का सीईटी दोबारा नहीं ले सकते हैं, बट एक तो बड़ी मुश्किल हुआ है, तो क्यों नहीं सबको अलाउ कर देते। यहाँ पर भी कृपया पिटिशनर्स के जो एडवोकेट हैं इसे मेंशन करें। इन्होंने कहा ना कि